हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल पर आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बैंक प्रणाली पर, जो आपके सिलेबस के मुताबिक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें मंडी उपनिरीक्षक 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? मैंने शुरुआत हम सरल से ही करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा। सही आंसर इसका सी आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? अब ये क्वेश्चन आता है, आपको पूरा पता होना चाहिए कौन सा राष्ट्रीयकृत है, कौन सा को राष्ट्रीयकृत नहीं है। अब इसमें हमको छांटना है कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। साउथ इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब सोचिए और बताइए। सही आंसर इसका ए आएगा, साउथ इंडियन बैंक एक निजी बैंक है, न कि राष्ट्रीयकृत बैंक। क्वेश्चंस आता है, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर और राष्ट्रपति। सही आंसर इसका सी आएगा, आरबीआई के गवर्नर। पहले जो 1 रुपए का नोट छपता था तो वित्त सचिव के उसमें हस्ताक्षर होते थे, क्योंकि 1 रुपए का नोट ही बंद हो गया तो ये तो सवाल ही नहीं होता कि कोई हस्ताक्षर करेगा। अब जितने भी नोट होते हैं सब आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। भारत में पहला बैंक कौन सा था? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, हिंदुस्तान बैंक या बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 में कोलकाता में स्थापित हुआ था, बाद में बंद हो गया था। क्वेश्चन यहां पर आता है, बैंकिंग सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? वर्मा समिति, नरसिम्हन समिति, चलैया समिति या केलकर समिति। सही आंसर इसका भी आएगा, नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं? भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा। वास्तव में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो 1975 में स्थापित हुए थे, ये भी वास्तव में वाणिज्यिक बैंक ही है। वाणिज्यिक बैंक ही है, इसी का ब्रांच है इस जो इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बैंकों में साख सुविधा उपलब्ध कराने की हैसियत से इसका विकास हुआ था। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, 1947, 1950 या 1955, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, इसकी स्थापना सन 1935 में हुई थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? इसमें से बताना है। जमा स्वीकार करना, ऋण देना, लाकर सुविधा प्रदान करना, चेक जारी करना। वैसे बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। लाकर सुविधा प्रदान करना ये इसका प्राथमिक कार्य नहीं, गौण कार्य बोलते हैं। गौण कार्य इसका होता है, चाहे सुविधा हो या ना हो, लेकिन ये चीजें सुविधा आपको देना ही होगा। बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष सोच रहे हैं तो गलत है। बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष है। 10 वर्ष का बच्चा बिना किसी सहयोग के वो अपना स्वतंत्र रूप से खाता खोल सकता है, हस्तांतरण कर सकता है, लेकिन जब भी उसकी आयु 18 वर्ष होगा तो उसको सामान्य खाता में परिवर्तित कर दिया जाएगा। एक सामान्य सा क्वेश्चन और, लेकिन कभी कभी सामान्य क्वेश्चन ही हार्ड बन जाते हैं जब याद नहीं आता है। तो एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एनी टाइम मशीन या एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, एसेट ट्रैकिंग मशीन। सही आंसर इसमें आपको खोजना है। सही आंसर ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। कभी कभी याद नहीं होता ये सब चीजें। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इनमें से कौन सा सरकारी बैंक का प्रकार नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। देखो सही आंसर इसका सी आएगा। एचडीएफसी बैंक जो है एक निजी बैंक है, न कि सरकारी बैंक।
निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? जमा स्वीकार करना, ऋण देना, शाख निर्माण या निधि अंतरण। सही आंसर डी आएगा। ये वास्तव में गौण कार्य है इनका। निधि अंतरण एक पैसे को दूसरे में ट्रांसफर जो करते हैं, इसका जो मेन कार्य नहीं है। मेन कार्य जमा स्वीकार करना, ऋण देना और शाख का निर्माण। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक जनता को लोन देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को लोन देता है या सरकारी बैंकों को पैसे देती है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को या वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। अगर वो बैंक 365 दिन से कम के लिए हो तो रेपो दर हो जाएगा। 365 दिन से कम के लिए हो अगर ऋण दे रही है तो रेपो रेट, 365 दिन के लिए अधिक के लिए देगी तो बैंक ऋण हो जाएगा, बैंक रेट हो जाएगा, बैंक ऋण हो जाएगा। वहीं पर अगर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को लोन देती, लोन तो नहीं देती, अगर उनके पास ज्यादा पैसा हो गया वाणिज्यिक बैंकों के पास तो आरबीआई के पास जमा करता तो आरबीआई इसमें कुछ ब्याज देती है। इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। क्वेश्चंस यहां पर आता है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? रघुराम राजन, मेधाबोलू नरसिम्हन, मनमोहन सिंह या उर्जित पटेल। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा। मेधाबोलू नरसिम्हन को बैंकिंग सुधारों का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? राज्य वित्तीय निगम, भारतीय औद्योगिक विकास निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक वास्तव में ये विकास बैंक का उदाहरण नहीं है। ये वास्तव में आईएस में जो ओवरसीज बैंक होता है सामान्य बैंक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चंस आता है, किस प्रकार की जमा राशियों पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है? वर्तमान जमा, सावधि जमा, आवर्ती जमा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं जिसको एफडी कहते हैं तो आपको ब्याज दर ज्यादा मिलेगा। वर्तमान जमा में तो 4% ही है, चाहे पोस्ट ऑफिस हो चाहे कोई भी हो, 4% ही देते हैं। आवर्ती रेकरिंग होता है, इसमें थोड़ा सा सावधि जमा से कम मिलता है। बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होगा? ये आपको बताना है। कीप योर क्रेडिबिलिटी, नो योर क्रेडिबिलिटी, कीप योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। सही आंसर केवाईसी अर्थात नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो, इसका फुल फॉर्म यही होता है। क्वेश्चंस यहां पर आएगा, व्यापारिक बैंक का एक प्रमुख कार्य कौन सा है? साख नियंत्रण, नोट निर्गमन, अल्पकालीन ऋण देना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण। कौन, इसमें आपको बताना है कि व्यापारिक बैंक का एक प्रमुख कार्य कौन सा है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका होगा, इसका मेन कार्य होता है अल्पकालीन ऋण देना। किस बैंक की स्थापना बैंकिंग कंपनी सन 1949 के अंतर्गत हुई? बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अंतर्गत हुई थी। सरकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, विदेश बैंक या रिजर्व बैंक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, जितने व्यापारिक बैंक है इनका जो निर्माण हुआ था बैंकिंग अधिनियम सन 1949 के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन होता है, इसके अंतर्गत। क्वेश्चंस यहां पर आता है, कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? शाख का निर्माण, नोट का निर्गमन, ऋण प्रदान करना, आंतरिक व विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। इसमें से आपको बताना है। तो कौन सा व्यापारिक बैंक जैसे स्टेट बैंक हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, ये सब व्यापारिक बैंक है। अब ये नोट का निर्गमन थोड़ी करती है, तो आरबीआई का काम है। नोट निर्गमन करना आरबीआई का काम है, न कि इनका। तो इसमें पूछा था व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है, तो नोट का निर्गमन यहां पर ये आरबीआई का काम है, न कि वाणिज्यिक बैंकों का। क्वेश्चंस यहां पर आता है, कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है?
नोट निर्गमन का एकाधिकार, शाख निर्माण कार्य, व्यापारिक बैंकों को नगद कोषों का संरक्षण, अंतिम ऋणदाता का कार्य। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका कार्य नहीं है। सही आंसर बी आएगा, शाख निर्माण का। शाख पर नियंत्रण करना इसका काम है। आरबीआई जो है शाख पर नियंत्रण करती है, न कि शाख का निर्माण करती है। शाख का निर्माण वाणिज्यिक बैंकों का काम है, न कि केंद्रीय बैंकों का काम। केंद्रीय बैंक केवल नियंत्रण का काम करती है। क्वेश्चन है, यदि बैंक के नगद कोष अनुपात CRR केस रिजर्व रेशियो का प्रतिशत घटा दिया जाए तो बैंक की शाख निर्माण शक्ति घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बढ़ जाएगी। केस रिजर्व रेशियो होता यह है कि जो भी वाणिज्यिक बैंक होता है, जब बैंक खोलता है तो उसमें से कुछ पैसा आरबीआई के रूप में जमा करने होते हैं। अगर आरबीआई इसको घटा देती है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास रिटर्न आ जाता है पैसा, जिसमें उनको ब्याज में देने में, ब्याज दर घटाने में और ब्याज को लोगों को लोन देने में सहूलियत होती है। इससे उनका जो शाख निर्माण की शक्ति जो होगी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारतीय नोट में कुल कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख किया जाता है? यह आपको बताना है। 14 भाषाएं, 15 भाषाएं, 16 भाषाएं या 17 भाषाएं? आप अभी नोट निकाल के देखिए कितने भाषाओं वहां पर लिखी है, तो आप पाएंगे 22 नहीं बल्कि 15 भाषाओं का जिक्र किया गया। यद्यपि हम लोग 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो जिक्र नोट में आप खोल के देखेंगे तो 15 भाषाएं पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1958, 19 जनवरी 1956, 20 मार्च 1960 या 16 सितंबर 1954? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 19 जनवरी 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? सही आंसर यही आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि देश की साख स्थिति में सुधार लाने के लिए आरबीआई निम्नलिखित कदम उठा सकता है। रेपो दर में कमी की जानी चाहिए, खुले बाजार में शेयर और बॉन्ड खरीदे, नगद भंडार और ऋण के अनुपात को कम करे, खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री करे। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री करे, जिससे वाणिज्यिक बैंकों में फायदा होता है और वाणिज्यिक बैंकों को लोन देना सरल हो जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी नहीं है? यह आपको बताना है। आम जनता के लिए बैंकिंग सुविधा, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करना, सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना और सरकार के लिए बैंकिंग सुविधा है। देखो, इसमें पूछा था केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, तो केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी जो होगी ए वाला, ये आम जनता के लिए बैंकिंग सुविधा नहीं प्रदान करेगा। ये बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो बैंकों के शाख को नियंत्रित करता है, उससे परमिशन लेना पड़ता तब आप बैंक खोल सकोगे। उसका जिम्मेदारी नहीं है ये सब, ये आम जनता टाइप आप उसमें आप नहीं खोल सकते। एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। M3 सबसे सरल मुद्रा आपूर्ति माप है। M2 सबसे तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, तरल। M1 मुद्रा आपूर्ति के सबसे तरल माप है। सभी कथन सत्य है। इसमें से आपको बताना है, सभी कथन तो सत्य हो नहीं सकते। यहाँ पर सही आंसर सी आएगा, M1 मुद्रा आपूर्ति की सबसे तरल माप है। यहाँ पर जो मुद्रा आपूर्ति होती है M1, M2, M3 से करते हैं। M1 जहां तक आता है, M1 को हम लोग कहते हैं नेरो मनी। M1 को नेरो मनी के नाम से जाना जाता है। नेरो मनी का अर्थ ये होता है कि इसमें बैंक में जो होता है, जो नगद जो जमा होती है, जो ग्राहकों का, कस्टमर का नगद जमा, उसको समाहित किया जाता है। या जब देखो तब इसको, जब
बिल्कुल तरल है, जब भी आप इसको निकाल हमेशा उपलब्ध होती है और ये हमेशा निकाल ली जाती है। इसी प्रकार अगर मैं M2 की बात करूं तो M2 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। ये M1 प्लस जो M1 प्लस FD होता है, M1 प्लस FD में फिक्स डिपॉजिट ये होता है जिस पर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा विश्वास रहेगा। तो ये उससे तरलता का अनुपात कुछ इस प्रकार होगा, पहले M1 होगा, M1 से ज्यादा तरल M2 होगा, M2 से ज्यादा तरल M3 होगा और M3 से ज्यादा तरल M4 होगा। तो ये इस प्रकार का तरलता अनुपात है। तरलता मतलब होता है कि जिसमें पब्लिक जल्दी से पैसा ना निकाल सके। FD इतने जल्दी टूटता नहीं कि तुरंत आपको मिल जाए, तोड़ेंगे तो आपका चार्ज लग जाएगा, मतलब यही होता है M1। लेकिन जो आपका जो करंट अकाउंट है उसमें से तुरंत पैसा निकाल लेते हो आप, तो ये M1 होता है। सबसे तरल समझौते M1 ये होगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है क्या कहलाता है? आपने अगर मेरा लेक्चर सुना होगा इसमें पढ़ाते वक्त तो आपको बन जाएगा। बैंक दर, रिवर्स रेपो दर या MSF, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर मैंने कहा था रेपो दर। रेपो दर फिर से एक बार 365 दिन से कम का, 365 दिन से कम का अगर ऋण दे रहा RBI तो रेपो दर, 365 दिन से अधिक का दे रहा तो बैंक दर। रिवर्स रेपो दर वह दर होता है जो कि वाणिज्यिक बैंक उसमें जमा करती है, कि RBI में जमा करती है, RBI को देती है, मैंने पैसा जमा करती है, उसको कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चंस जो आपको जानना जरूरी है, IFSC कोड में कितने अक्षर अंक होते हैं? 10 अंक, 11 अंक, 12 अंक या 9 अंक, इसमें से कोई एक आएगा। IFSC में जो कितने कोड होते हैं, सही आंसर होगा 11। 11 अक्षर या अंक होते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बोलते हैं। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।